आज हमें आमंत्रित कर किया गया है जनजातीय आंदोलन का सामाजिक संदर्भ और बिरसा मुंडा के विशेष संदर्भ में। बिरसा मुंडा अगर मैं सामान्य रूप से कहूं तो एक बिहारी नायक भी था। अब आपको लगता होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा और कहने के पीछे कारण है। हर किसी को अपना आत्मगौरव करने का अधिकार है, मुझे भी यह अधिकार प्राप्त है। तो खैर, जहाँ तक बिरसा मुंडा आंदोलन की बात है, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जनजातीय आंदोलन भारत में समय समय पर होते रहे हैं। बिरसा मुंडा उसमें से एक आंदोलन था। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि बिरसा मुंडा ने जिन मुद्दों को लेकर के इस आंदोलन को छोड़ा था या एक व्यवस्था के प्रति विद्रोह किया था, वह विद्रोह उनके पहले भी बहुत सारे जनजातीय नायकों ने किया था। आज प्रश्न ये है कि क्या वे जनजातीय नायक जिन्होंने बिरसा मुंडा के पहले 1789 में, चाहे वो सन्यासी आंदोलन की बात करें या तिलका मांझी आंदोलन की बात करें, संथाल आंदोलन सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ उस आंदोलन की बात करें, या फिर पेंटाविल आंदोलन की बात करते हैं, राजा मुंदरी देवी आंदोलन की बात करते हैं, मैं तमाम ऐसे आदिवासी आंदोलनों का नाम ले सकता हूं जो कि इस व्यवस्था के खिलाफ, जिस व्यवस्था जिसको हम कहते हैं टिक्कुओं की व्यवस्था, जो शोषण और अन्याय पर आधारित व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन है। मेरा केवल और छोटा सा प्रश्न ये है कि आज बिरसा मुंडा ही क्यों याद किया जा रहा है, सिद्धू कानू क्यों नहीं याद किए जा रहे हैं। गोंड आंदोलन मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े पैमाने पर जबलपुर में हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। उस आंदोलन को हम क्यों भूल गए? महज इसलिए क्योंकि वह स्थापित व्यवस्था, जो वर्तमान के स्थापित स्वतंत्र भारत की स्थापित व्यवस्था थी, उसके खिलाफ गोंडों ने आंदोलन किया था। और वह व्यवस्था इसलिए हम आज बिरसा मुंडा को याद करते हैं क्योंकि वह हमारे एक आइडियोलॉजी है, वोट की आइडियोलॉजी, उससे मैच करता है, इसलिए हम इस आंदोलन को याद करते हैं। मैं इस मुद्दे पर यह आपको सोचने का प्रश्न हो सकता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचने का प्रश्न हो सकता है, लेकिन मैं केवल बिरसा मुंडा की जिन चीजों से प्रभावित हूं, मैं उन पर चर्चा करने की बात करूंगा। 18वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी एक ऐसा काल था कि अंग्रेजों के भारत में आगमन के पश्चात भारत में और पूरे विश्व में, विशेष करके हम ब्रिटिश शासन की बात करते हैं और ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और अपने उद्योगों को प्रतिपोषित करने के लिए आयरन ओर, कोयला और जंगल के उत्पादों की जरूरत थी। अंग्रेजों ने इसे सहज आपूर्ति क्षेत्र के रूप में भारत के जंगलों को देखा और उस जंगलों में उन्होंने जिस तरीके से बिना आदिवासियों के अनुमति के इन्होंने एक तरह से शोषण करना शुरू किया। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, पूरा का पूरा जनजातीय आंदोलन तीन मुद्दों पर टिका हुआ है और तीन ऐसे मुद्दे हैं जिनके विषय में एक बड़ा कॉन्सेप्ट बना हुआ था। पहला एक कॉन्सेप्ट था ट्राइबल पार्क सिस्टम, जिसके अंतर्गत ये ध्यान रखा गया कि आदिवासियों को छेड़ो मत और बाकी लोग अपना विकास करता है। दूसरा था कि आदिवासियों के जीवन शैली में हस्तक्षेप करो, उनके विकास की बजाय अपने विकास के साथ साथ उनके विकास की बात करो, इस तरह से उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करो। ये बात सच है कि जिस समय ये आंदोलन चला था, आदिवासी ये सोचा करते थे कि हमारे जीवन शैली, हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। अंग्रेजों ने औद्योगिकीकरण और विकास के नाम पर, तथाकथित विकास के नाम पर, उन्होंने अपने नियम कानून, अपने राजस्व कानून लागू किए जिससे आदिवासियों के हितों को नुकसान पहुंचा। और दूसरी चीज ये है कि औद्योगिकीकरण के कारण जो बाहरी लोग वहां पर बसे, उन्होंने उनके जमीनों का उन्हीं राजस्व नियमों का पालन करते हुए, उपयोग करते हुए शोषण किया। यह मूल रूप से आंदोलन जो था, यह अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि यह आंदोलन उस अंग्रेजों के तत्कालीन राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध था जिसके द्वारा उन आदिवासी लोगों का जमीनों का हरण हुआ। ये तो था बिरसा मुंडा का आंदोलन। लेकिन अब उस आंदोलन का सामाजिक परिप्रेक्ष्य है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन जिस परिप्रेक्ष्य में हुआ था, जिस जमीन के हरण के खिलाफ हुआ था, आज क्या भारत में जल, जंगल और जमीन पर उन आदिवासी लोगों का अधिकार है? मैं छोटा सा नमूना बताता हूं और तब आप कहेंगे कि किस तरह से हम लोग शोषण करते हैं और शोषण की पराकाष्ठा करते हैं। मैं अभी एक यूजीसी द्वारा एक प्रोजेक्ट था मेरे पास, और प्रोजेक्ट था एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन ट्राइबल इंडिया पर, और मैंने ये प्रोजेक्ट किया था देवास के आदिवासी समाजों पर। मैं प्रोजेक्ट का एक छोटा सा नमूना बताता हूँ। प्रोजेक्ट मेरा था कि ट्राइबल वुमेन का किस तरह से एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के द्वारा सोशल चेंज हो रहा है, ये देखना था। उसी समय आदिवासी मुक्ति मोर्चा करके
एक आंदोलन चल रहा था देवास और वहाँ झारखंड पूरा जो है झाबुआ के जंगलों में, और उसी समय शायद आपको याद होगा उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पुलिस की गोली में 9 लोग उसी बागली, जहाँ मैं पोस्टेड था, उसी बागली प्रखंड में मारे गए। उसी दौरान मैं फील्ड वर्क कर रहा था। फील्ड वर्क करने के दौरान, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लगूंगा, मैं अपना एक भोगा हुआ ये बताता हूँ यथार्थ कि किस तरह से शोषण होता है। फील्ड वर्क करने के दौरान ये पाया गया, मैंने ये देखा कि वहाँ एक सरकारी नियम कानून बना है कि आदिवासियों की जमीन पर कोई गैर आदिवासी जो है उसकी रजिस्ट्री नहीं करा सकता। यहाँ भी है एसटी/एससी और आदिवासी की जमीन को कोई गैर एसटी/एससी आदिवासी रजिस्ट्री नहीं करा सकता। इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, जो बागली शहर के तथाकथित नेता टाइप के लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो सत्ता से संबंधित हैं, उन लोगों ने क्या करना शुरू किया कि वे आदिवासी उनके पास आते थे, उनके पास गहन रखने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वे अपनी जमीन का गहन रखते थे जिसके लिए कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती थी, और उसके बाद उस जमीन पर जो उत्पादन करने के लिए पूंजी चाहिए होता था, बीज और खाद के लिए, वो पैसा भी वो उनको देते थे, और बदले में उस जमीन से जितना भी उत्पादन होता था वह उत्पादन अपने पास रखते थे, और फिर उसी का फिर उसके बाद उनको ले लेते थे। इस तरीके से आप देखेंगे कि जमीन उनके नाम पर होते हुए भी जमीन उनके नाम पर नहीं थी, या उसका उत्पादन के वो मालिक नहीं थे। दुर्भाग्य से मुझे यह कहना पड़ता है कि आज भी चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, ये स्थिति बनी हुई है। जिस पैसा एक्ट की बात करती है मैडम कि आज पैसा कानून लागू होने वाला है, यह आज का नहीं बना, 2003 से चल रहा है कि पैसा कानून लागू किया जाए। क्या कारण था कि पंचायती जो पैसा एक्ट जो है आज तक कहीं भी नहीं लागू किया है। जब चुनाव होते हैं तभी पैसा एक्ट की याद आती है, और पैसा एक्ट का मजाक सुन लीजिए। पैसा एक्ट के अंतर्गत प्रावधान ये है कि किसी भी आदिवासी ग्राम में जमीन जो होती है, विशेष करके औद्योगिकीकरण या नगरीकरण के लिए जो भी जमीन जो कंपनियां खरीदती हैं, उन जमीनों को जो है कोई भी व्यक्ति जो है बिना पंचायत की अनुमति के, यानी पंचायत जो होगी, पंचायत की बैठक होगी, सुनवाई होगी, और जब तक से पंचायत पूरी अनुमति नहीं देगी, पूरी पंचायत की जो ग्राम सभा की बैठक में ये निर्णय होगा कि उस जमीन को दिया जाना है कि नहीं दिया जाना। अब जो लोग भी गाँव से जुड़े हैं मुझे ये बता दें, इसमें से हाथ उठा के बताएं ईमानदारी से कि कितने लोग ग्राम सभा की बैठक में गए हैं। ग्राम सभा की बैठक केवल और केवल रजिस्टरों में होती है। रजिस्टर पर, चूंकि मैंने गांव पर भी मैंने वो एक अध्ययन किया था, तो मैंने देखा है कि ग्राम सभा की बैठक में रजिस्टर पे साइन करा लिए जाते हैं। पंचायत पर पहले से प्रस्ताव, जैसे अपने कॉलेज में हम लोग एकेडमिक का स्टाफ काउंसिल की बैठक करते हैं, उसमें जो है प्रस्ताव पहले से लिखा होता है और सभी लोग साइन करते हैं। ग्राम सभा में इसी तरह साइन होते हैं और वह प्रस्ताव चले जाते हैं जिला पंचायत में, और वहाँ से उनको जमीन अलॉट करती है। तो मोटे तौर पर हम पंचायतों में जिस आदिवासी समाज के अधिकार की बात करते हैं और उनके कानून और तमाम जो है नियम कानून जो उनके पंचायत के हक पर वही का वही समाधान करने की बात करते हैं, यह हकीकत में ऐसा होता नहीं। तो बिरसा मुंडा द्वारा जो आंदोलन था जनजातीय राजस्व और तमाम जो है कानूनों के विरुद्ध में, क्या वह आंदोलन आज भी आज के परिप्रेक्ष्य में सफल है? इसका आकलन हम आप